ऑल ऑफ यू। आज के संडे सीरीज के सेशन में स्टेट नोडल सेंटर की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जितने भी नोडल ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, दिशा लर्निंग सेंटर से स्टाफ प्रेजेंट है और स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका मैं सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि सबको विदित है, जो आज का सेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी की जो एग्जाम की तैयारी है उससे रिलेटेड एक गाइडेंस सेशन है। सबसे पहले मैं जो आज के स्पीकर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी आप सभी के लिए। उसके बाद मैं एक ओपन हाउस डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आप सभी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को बहुत ही अच्छे से सुने। सीए का अभी तक हमने सेशन नहीं किया है, ये पहला सेशन है सीए के ऊपर। और जितने भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, वो बच्चे जो आगे अपना करियर सीए या सीएस देखते हैं, वो बच्चे इस सेशन को बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। कुछ देर में हमारे डीआईजी सर डॉक्टर विवेक कपूर सर भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे जो मेन स्पोक्स पर्सन है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। जो हमारे मेन स्पीकर है वो हमारे सीनियर ऑफिसर है आईपीएस अमित तोलानी सर। सर 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी सर एसपी राजगढ़ सर्व कर रहे हैं। और सर 2008 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर के पास 1 साल का ड्यूटशे बैंक, ये जर्मन मल्टीनेशनल बैंक है, उसमें काम करने का एक्सपीरियंस है। और एसपी राजगढ़ के पहले सर की प्रीवियस पोस्टिंग्स रही है एज कमांडेंट 24 बटालियन जावरा रतलाम, एज एसपी नीमच एंड डीसीपी इंदौर। जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है वो सीए हरजीत हासीजा जी हैं। ये भोपाल में एज कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं। इनके पास 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। ये 2015 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनके पास बहुत से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बैंक्स के साथ इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है और पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने काफी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है वो सीए अंजलि मिश्रा है। ये हमारे डीएसपी अजय मिश्रा जी हैं जो अभी एसडीयूपी लटेरी विदिशा में पोस्टेड है, उनकी डॉटर है। इन्होंने 2022 में अपना सीए कंप्लीट किया है और इन्होंने अपनी सीए 2018 में चालू की थी। इन्होंने अब 12th में 94% मार्क्स स्कोर करे हैं। मैं सभी स्पीकर्स का आज के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अपना समय निकालने के लिए हमारे दिशा लर्निंग सेंटर के बच्चों के लिए। मैं अधिक समय ना लेते हुए सबसे पहले जो हमारे मेन स्पीकर हैं एसपी राजगढ़ सर, अमित तुलानी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपके उद्बोधन के लिए। थैंक यू अनु। और सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जी बिल्कुल, आज कुछ नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में पता चला, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में अनु ने बताया था मुझे ऑलरेडी। और हालांकि मैं कहूँगा कि मुझे सीए एग्जाम क्रैक किए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी की एग्जाम के बारे में बेटर होगा कि जो आपने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बताया जो 2022 में 23 में क्लियर हुए हैं वो बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने की वो करूंगा कि what is meant by chartered accountants in the world of opportunities। तो जब हम सीए क्लियर करते हैं, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अभी सीए की एग्जाम आप इमीडिएटली 12th के बाद दे सकते हैं। एनरोल आप 12th के पहले भी कर सकते हैं, इमीडिएटली 12th के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। और फिर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिर आपको सीए फाइनल के बाद अगर आप क्रैक कर ले रहे हैं तो आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। अब इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि आप और भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं और भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, या कोई अन्य एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एक्चुअलीज की एग्जाम हो गई, सीएफए की एग्जाम हो गई, तो वो क्रैक करने में आपको एक बेनिफिट मिलता है, एक आपको आपका एक नॉलेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, विच इज हम कंपल्सरी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जब भी आप यूपीएससी के एग्जाम में अपियर करते हैं तो उसमें आपको एक चॉइस ऑप्शनल मिलता है जो कि
आप अपनी चॉइस से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, एक लेना ही पड़ता है, कंपलसरी रहता है। तो उसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट भी है। अगर आपने सीए क्रैक किया है तो आपके लिए वो काफी इजी हो जाता है फिर उसको समझना और उसको क्लियर करना। दूसरा कि एक सीएफए एग्जाम होती है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यूएसए। ओके, तो ये ऐसी एग्जाम है कि हालांकि अभी इस टाइम पे अभी आईसीआई इंस्टीट्यूट काफी कंट्रीज में एमओयूज कर लिया है कि अगर आप इंडिया में आपने सीए क्रैक किया है, इंडिया के इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपकी जो डिग्री है दैट विल बी यानी एप्लीकेबल, यानी दैट विल वर्क इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, वेल्स ऑल्सो, इंग्लैंड ऑल्सो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप अगर इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वहां पर आपको मान्यता नहीं थी। अब आपको वर्ल्ड ओवर में कई सारे कंट्रीज में मान्यता मिल गई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये एमओयू साइन किया है वहां के इंस्टीट्यूट से, सिंगापुर के इंस्टीट्यूट से किया है, ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट से किया है। तो आप अपनी प्रैक्टिस वहां पर भी कर सकते हैं, आपको उसकी अतिरिक्त या कोई अलग से एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है। देन अगेन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मल्टीनेशनल बैंक्स के ऑफर आते हैं। कंडीशन आपने थोड़ा जल्दी क्लियर कर लिया हो, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया हो, तो आपको अच्छी अच्छी बैंक्स, जैसे मैंने किया, जर्मन बैंक थी लोअर परेल में मुंबई में, डॉइश बैंक है ना, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऐसी बड़ी बड़ी बैंकों से ऑफर आते हैं। इसके अलावा बिग फोर कंपनीज जिन्हें हम बोलते हैं, ईवाई, डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियां है, वर्ल्ड ओवर बिग फोर बोलते हैं, वर्ल्ड में टॉप 4 की कंपनी से, वहां से बड़ी मल्टीनेशनल इंडस्ट्री से, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इन कंपनी से आपकी जॉब ऑफर आते हैं। द मोमेंट यू क्लियर योर एग्जाम, द मोमेंट कि आज आपने एग्जाम क्लियर किया, आपको कल इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इतना फास्ट और इतनी डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंडिया में। द मोमेंट यू क्लियर, आपको इमीडिएटली, आपने डाला कहीं से, आप किसी को पता चला कि भाई आपने रिज्यूमे डाला naukri.com पे, या ना आपने रिज्यूमे डाले हैं, तो इमीडिएटली आपको कॉल आने लगेंगे अलग अलग कंपनियों से। मेरे टाइम पे सैलरी 40,000 स्टार्टिंग पैकेज हुआ करता था, 30 से 40,000। आप मुझे जितना मैं समझता हूँ 50,000 55,000 ओपनिंग सैलरी मिलती होगी। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिनको इमीडिएट जॉब की रिक्वायरमेंट्स रहती है, अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो वहां पर ये डिग्री बड़ी काम की आ जाती है, क्योंकि इमीडिएटली आपको 50,000 की सैलरी देने वाली एक कंपनी हायर कर लेती है। ना केवल इतना, अगर कुछ लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस का मतलब ये रहता है जैसे कि आप अपना फॉर्म खोलें और जिन जिन बिजनेस को ऑडिट करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना हो, सेल्स टैक्स रिटर्न भरवाना हो, तो वो आपके पास आते हैं अपना बुक्स को ऑडिट करवाने के लिए। उनकी कंपनी के जीएसटी, दुनिया भर के रिटर्न्स रहते हैं, जीएसटी रिटर्न्स होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स रहते हैं। इसके अलावा अन्य कंप्लायंस रहती है, बीच बीच में आपको टीडीएस वगैरह जो कटते हैं वो भरना पड़ता है। तो इन सब के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है, एक वो फ्रीलांसर होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप 2-3 साल आप लगे रहते हैं उसमें, तो फिर ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक बार आपका जो क्लाइंट बन गया, वो हमेशा, आप 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक वो आपका क्लाइंट रहेगा। जनरली एक बार जो सीए का क्लाइंट बन जाता है वो जाता नहीं है बाहर। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से सब्जी अच्छी नहीं मिल रही है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी जगह चले जाऊं, जिसे इलास्टिसिटी बोलते हैं अपन इकोनॉमिक्स की टर्म में। जैसे सीए में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो आपका क्लाइंट बन गया, वो जब तक उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा आपके कारण, या बिल्कुल विश्वास खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो आपका बना ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, कोई अगर फर्म डालता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मेनी अपॉर्चुनिटीज। और एक्चुअलीज की एग्जाम है, वो आप क्रैक कर सकते हो। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पॉइंट ये है सीए के एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि एग्जाम खास करके लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 1 तो देखिए, आप कॉमर्स 11th और 12th कॉमर्स किया है तो आप लेवल 1 फटाफट क्लियर कर सकते हैं। आपने अच्छे से अपनी 11th और 12th की कॉमर्स की और अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन लेवल 2 बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट गेम। आप ऐसे ऐसे कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
वैसे लेवल 3 इज वेरी वेरी यानी वास्ट। तो इसमें एक ये हो जाता है कि आप क्लियर जल्दी करें या आप फर्स्ट टाइम में क्लियर करें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे तो आपकी जो बाकी की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती जाएगी। अगर आपको कोई दूसरी एग्जाम देनी है यूपीएससी की, कोई दूसरी एग्जाम देनी है एक्चुअरीज की, सीएफए की, तो उसके लिए आपको टाइम लगता है और उसमें भी आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे, तो फिर वो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो यही एक ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी एग्जाम के निटिग्रिटीज और वर्ल्ड के अभी गोइंग ऑन निटिग्रिटीज क्या चल रही है वो आपको जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो जरूर बताएंगे। इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कोर्स। आप किसी से भी बात करते हैं, द मोमेंट यू से कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको एक सोसाइटी में इसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक अच्छी गुडविल है, इस ब्रांड की काफी अच्छी गुडविल है। लोगों को पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम जो रहती है, सीए एग्जाम आसान नहीं है, तो एक इमीडिएट एक्सेप्टेबिलिटी रहती है आपके करियर में भी और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कि नहीं यार लड़का चार्टर्ड है, लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये गुडविल है उसका। तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स एंड मैं चाहूंगा कि अगर जो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, जो सिर्फ बीए कर रहे हैं, या अगर किसी का अभी तक ऐसा गोल नहीं हुआ, तो दिस कैन बी वन गुड ऑप्शन जिसको देखा जा सकता है। मेरे मैं इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ। बाकी मल्टीनेशनल बैंक का एक्सपीरियंस अगर बताना है तो मैं कहूंगा इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। आपको बहुत बहुत एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स का। बैंक्स के, मल्टीनेशनल बैंक्स के जो ब्रांचेस होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई रहती है। तो आपको ये पता चलता है कि बाहर की बैंक कैसे काम कर रही है, हमारे इंडिया की बैंक क्या कर रही है, बाहर का क्लाइंट कैसा क्या एक्सपेक्ट करता है, इंडिया का क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है, इनकी जो अकाउंट्स है किसमें कितना पैसा आ रहा है, किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया में इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, बाहर की बैंकों में। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत बढ़िया फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको सीए के साथ सीएफए करना जरूरी हो जाता है। जनरली सिर्फ सीए वालों को लोग नहीं लेते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, ब्लैकस्टोन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, और ये सारे जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, वार्बा पिंकस, ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सिर्फ सीए है तो काम नहीं चलेगा, आप सीए के साथ एडिशनल क्या है, सीएफए वगैरह है, तो वो लोग आपको हायर करते हैं और उनकी सैलरी पैकेज 1-1 करोड़ तक जाता है, 2-2 करोड़ तक जाता है। और आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दुबई में, सिंगापुर में, जिनको जनरली हम टैक्स हेवंस बोलते हैं, वहां पर आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यानी इसे ड्रीम जॉब टाइप हो जाता है वो। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जनरली हमको पता नहीं रहता है, और जब हम सी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद पता चलता है। तो मैं चाहूंगा कि जब आप सी कर रहे हैं तो आपके ध्यान में रहे कि सिर्फ ये मेरा एक फाइनल गोल नहीं है, it should be the means to achieve a really high goal, which is possible once you crack the CA exam। आप डायरेक्टली वो एग्जाम्स भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आपको पहले सीए करना है, आप डायरेक्ट सीएफए भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा रहती है सीएफए एग्जाम्स और ऐसी एग्जाम्स की, और जो सक्सेस रेशियो रहता है वो बहुत कम रहता है। आपको यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक एग्जाम में आपको यानी 50 से 70 हजार एग्जाम सिर्फ बैठने के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं, 50 से 70 हजार रुपए। तो यानी इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो कर सकता है इतना खर्चा, चलो वो करे, इतनी मेहनत तो खर्चा कर सकता है वो अप्लाई करे। अदरवाइज कि आप पहले सीए क्रैक करें, आपकी जॉब लग जाए और आप जॉब के साथ या अपनी फर्म के साथ ही कर सकते हैं, आपका एक बेसिक गोल अचीव हो जाए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अपनी स्पीच को विराम दूंगा, और मैं जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं, जो जिस भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं उनको गुड लक और ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और जो हमारे जो दूसरे स्पीकर्स हैं, जो सीए के स्पीकर्स हैं, उनको भी मैं गुड लक विश करता हूँ उनके, क्योंकि जस्ट वो उनका करियर स्टार्ट हुआ है। तो ऑल द बेस्ट टू देम। एंड विनीत कपूर सर एंड दिशा लर्निंग की टीम का पूरा अनु और पूरी आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू विनीत सर, थैंक यू। और जब भी कुछ सीए से रिलेटेड जो भी किसी की भी डाउट होगी तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। थैंक यू। सर आपने बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ में सर सीए से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके बारे में सर बताया। निश्चित ही सर आप एक रोल मॉडल है, आपने सीए जैसे प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी है और आपने यूपीएससी भी क्रैक किया है।
तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन सर ये साबित हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। अगली कड़ी पे जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है सीए हरजीत हासेजर जी, मैं उनको इनवाइट करूंगी आपके उद्बोधित के लिए। Hello, am I audible, ma'am? यस यस। Thank you so much, ma'am, for inviting me to this session. And जैसे अमित सर ने कहा, उन्हीं की बातों को मैं और आगे और रिफाइंड जो वर्जन्स हैं, सिंस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशंस में पिछले 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ, एंड मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ बेसिकली। अमित सर ने जैसे कहा कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो मेरा खुद का सेटअप है, मेरा खुद का प्रैक्टिस यूनिट है भोपाल में ही। एंड जैसे अमित सर ने कहा, कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स डिफिकल्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू पुट योर ब्लड इन स्वेट। आपको वो जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमें सीनियर से देखने को मिलता है कि अरे वो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ 14 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो कोर्स डिफिकल्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड सिंस डिफिकल्टी जो है वो लेवल है, सब लोग करते हैं, पर इसके जो फ्रूट्स हैं, जैसे अमित सर ने फिर कहा, मैं इसके फ्रूट्स बहुत बेनिफिट हैं, और अच्छे फ्रूट्स आते हैं व्हेन यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लस यू हैव द जॉब इन योर हैंड। आप जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, यू जस्ट पुट योर रिज्यूमे टू द नौकरीज एंड अलग अलग फर्म्स में, अलग अलग वेबसाइट पे। अब इजीली डिमांड और सप्लाई का जो गैप है बहुत ह्यूज है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत कम है इंडस्ट्री में। ये जो है ये बेसिकली ये रेशियो चलता है, वो 3x का रेशियो चलता है। डिमांड 30 है तो सप्लाई 10 ही है खाली, तो ये अभी भी है। हाँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यूपीएससी में आप जा सकते हैं, एमपीपीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट हैज बीन एडेड एडवांटेज फॉर यू। अच्छा, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे कि ऑडिट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, टैक्सेशन करते हैं। In today's world, chartered accountants are not only for the audit, not only for the accounting. हम उसके पार भी जा चुके हैं। हम आईटी को समझते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, हम डेवलपमेंट्स को समझते हैं, हम एआई को समझते हैं। एआई ऑटोमेशन इतना ज्यादा अभी आ गया है, हर चीज में, वेदर यू आर इन अ जॉब, वेदर यू आर इन अ प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर चीज में, आईटी से रिलेटेड जो है। इवन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे जो है, जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर इनटू द आईटी कंपनीज, नॉट इन द ऑडिट कंपनी, नॉट इन द टैक्सेशन कंपनी, दे आर इन द आईटी कंपनी। वो बाकायदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन सब की बातें भी करते हैं। तो ये वेरिड प्रोफेशन है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, इट्स अ वेरिड प्रोफेशन। हर फील्ड में आप इसमें जो है अपना कर सकते हैं। प्रोफेशन डिफिकल्ट है, इसमें आपको फर्स्ट लेवल फाउंडेशन लेवल, सेकंड इज आईपीसीसी इंटरमीडिएट जो लेवल होता है, एंड द थर्ड वन इज फाइनल। इसी बीच में इन तीनों पैराडिग्म में आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स भी करनी पड़ती हैं। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है आप लोगों की, जो अभी 2 साल की होती है, जो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर आपको अपनी ट्रेनिंग्स भी करनी होती हैं। that demarcate this course from others course, because you have to deal with the practical scenarios in your early life. आपको शुरू से, आप जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आईपीसीसी पास करते हैं, आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑडिट करने का मौका मिलता है, आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्लाइंट हैंडलिंग का मौका मिलता है, कंपनीज में जाके आप रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आपको मौका मिलता है रिप्रेजेंटेशन का। तो वेरिड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली आपको बहुत साउंड बनाता है ये कोर्स। प्लस एक चीज और है, मैं कहना चाहूंगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्पल हैं, एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आप किसी भी फील्ड में देख लिए। नॉट ओनली टियर 1 सिटीज, नॉट ओनली दिल्ली, बॉम्बे एंड बेंगलोर हम लोग समझते हैं, टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यू कैन जस्ट सिट
एट योर कंफर्ट, एट योर होम, और आप इजीली बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक नहीं है। जैसे सर ने कहा CFA, CFA आप कर सकते हैं। अलग अलग जो कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, UK चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ UK एंड वेल्स हैं, US चार्टर्ड, US CPAs हैं, आप इनके साथ टाई अप्स भी कर सकते हैं। एक नई फील्ड अभी निकल के सामने आई है, नई तो नहीं है वैसे, तो ओल्ड फील्ड है, बट बहुत ग्रेजुअली अब इवॉल्व कर रही है। जैसे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में बैठ के US की कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। कैन यू बिलीव? US की कंपनी की अकाउंटिंग हम इंडिया में बैठ के करते हैं। US के कंपनी के टैक्सेशन हम लोग इंडिया में बैठ के करते हैं। US के क्लाइंट्स का कंपनी रजिस्ट्रेशन हम इंडिया में बैठ के करते हैं। तो ये एक नया इवॉल्वमेंट है। डिजिटलाइजेशन, जो इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन है, वो हमने बहुत अच्छे से ग्रैस्प किया है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, इट इज एक्सपैंड टू होल द वर्ल्ड। तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है। प्लस इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स है, दिस कोर्स इज नॉट अबाउट मगिंग अप द थिंग्स। आपको रट्टा मार के कोई नहीं सिखा सकता, आपको पढ़ के भी कोई नहीं सिखा सकता। सिर्फ एक चीज है जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्लियर कर सकते हो, एंड दैट इज योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप समझ पाते हो, आपकी सोच डेवलप हो पाती है, यू जस्ट क्लियर योर कोर्स। सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरा कोर्स है। कोर्स में कहीं पे भी आपको न रटना है, न मगिंग करनी है, कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इट। टैक्सेशन, अलग अलग इंडियन लॉ हैं, जैसे हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, हम ग्रेच्युटी लॉ पढ़ते हैं, इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट GST लॉ हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग लॉ के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग चीजों के अलग अलग आइडियोलॉजी, वो सब आपको सीखने को मिलती है इस कोर्स में। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये कोर्स आप ना ही कॉलेजेस में जाके कर सकते हैं, ना ही कहीं कोचिंग सेंटर की जरूरत है, ना ही किसी टीचर की जरूरत है। ये कोर्स आप सेल्फ स्टडी मॉड्यूल पे भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल, सिर्फ आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, दैट इज इट। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, घर पे बैठ के पढ़ना है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। और एक चीज, कोई आपको लाखों रुपए फीस देने की भी जरूरत नहीं है, कोई लाखों रुपए कॉलेज में डोनेशंस देने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स ओवरऑल इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल भी शामिल है, इंस्टीट्यूट के, हमारे इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट को इंक्लूड करके मात्र 90,000 के अंदर, 90,000 के अंदर अंदर आप ये कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ 90,000, दैट इज इट। 4 साल 4.5 साल का ये मोटा मोटा कोर्स होता है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग्स और अलग अलग स्टडी मटेरियल और अलग अलग एग्जाम देने पड़ेंगे। तो 90,000 के नीचे आप मोटा मोटा ये कोर्स कर सकते हैं। कोई ह्यूज डोनेशंस देने की जरूरत नहीं है, कोई ह्यूज फीस देने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट आपका जो है थिंकिंग, आपका जो माइंड अप्लाई करना है, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज इट। आप एग्जाम्स देने जा सकते हैं। प्लस एक और सुविधा है इंस्टीट्यूट की आज के डेट में, आप साल में 3 बार एग्जाम दे सकते हो। किसी को लगता है कि मैं मई में नहीं निकला तो मैं साहब नवंबर में बैठ सकता हूं, किसी को लगता है मैं नवंबर में नहीं निकला तो मैं साहब फरवरी में बैठ सकता हूं। तो 3 बार इसके एग्जाम्स होते हैं, हर लेवल पे 3 बार एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी आपको। फाउंडेशन में भी 3 बार है, IPCC में भी 3 बार है, फाइनल में भी 3 बार। और जस्ट फ्रॉम 90,000 रुपीज आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज इसीलिए हैं क्योंकि डिफिकल्ट है। अब आते हैं रिजल्ट की बात पे। तो इस कोर्स का रिजल्ट क्या आता है? इस कोर्स में मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन लेवल पे 20 से 25% का रिजल्ट आता है। मतलब 100 बच्चे बैठते हैं हमारे यहाँ, तो 25 बच्चे पास हो पाते हैं, दैट इज इट। ये फैक्ट है,
ये आज से नहीं है, बहुत सारे सालों से यही फैक्ट है। 20 से 25% का इसका रिजल्ट आता है। आप जैसे आईपीसीसी में जाते हैं तो ये 20-25 जो आईपीसीसी में बच्चे बैठते हैं जो पास होते हैं वो होते हैं 10 से 12%, मोटा मोटा 10 से 12% रिजल्ट आता है। इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है इंस्टीट्यूट का, कहीं कभी नहीं आया। एवरेज रिजल्ट आप उठा के देखेंगे किसी भी साल का तो वो 10 से 12% का रिजल्ट इंस्टीट्यूट डिलीवर करता है। और जब फाइनल में आते हैं तो यही जो रिजल्ट है वो 8 से 10% का आता है। आई मीन 100 बच्चे फाइनल में बैठे हैं तो वो 8 बच्चे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। अच्छी बात यह है कि ये रिजल्ट अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 8 से 10% ह्यूज रिजल्ट है। मैंने जब एग्जाम पास किया था तो मैंने 2% में रिजल्ट पास किया था। तो 2% में पहले आज से 10-12 साल पहले जो सीए का रिजल्ट आता था वो 1-2-3% आता था। अभी अच्छी बात है कि 8 से 10% तक रिजल्ट आता है, तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यही मेरे को बस बोलना था। और फिर से मैं थैंक यू दिशा लर्निंग सेंटर्स और जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू अनुराग मैडम, विनीत कपूर सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटीज। एंड मैं यहीं तक है विराम देता हूं, बाकी आप हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपने भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीए की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और प्रिपरेशन के से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उसके बारे में भी बात करी। और जो टॉपिक में हर कोई बात नहीं करना चाहता, फाइनेंशियल एंगल भी आपने कवर किया है और बच्चों को जो डाउट्स हो सकते हैं आपने बता दिया है। आगे हम बच्चों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी एग्जाम रिलेटेड अगर उनकी कोई क्वेरी है या किसी सब्जेक्ट रिलेटेड भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो आपसे पूछ सकते हैं सर। श्योर मैम, श्योर। आप कभी भी आप चाहें, मैं हमेशा ऑल टाइम कनेक्टेड हूँ। प्लस मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ ना कुछ गाइड करते रहता हूँ, तो मेरे को भी एक अच्छा लगता है। इट इज जस्ट माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर है सीए अंजनी मिश्रा, ये पुलिस फैमिली से ही है। मैं अंजनी को इनवाइट करूंगी, ये 2022 बैच की सीए है, आपके उद्बोधन के लिए। अंजनी, आप ऑडिबल है? How? Am I audible now? Yes. Okay. So thank you so much, first of all, to DIG sir, DSP ma'am, and this Disha Learning Center for providing me this platform. तो हमारे अमित सर और हरजीत सर ने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है सीए जर्नी का। मैं बस बहुत शॉर्ट में उसको एक तरीके से कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले करना कैसे है, उससे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि हम करते क्या है। अब सीए एक ऐसा कोर्स है, एक रास्ते से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो मेन हम देखते हैं कि हमारा टैक्स में, ऑडिट में और अकाउंटिंग में हमारा सबसे ज्यादा पकड़ होती है। बट उसके साथ साथ आप आजकल सुनते हैं कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, शेयर मार्केट वगैरह। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, हम हमारा खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीए कोर्स आपको एक तरीके से इतना वास्ट फाइनेंस का, बिजनेस का नॉलेज दे देता है कि आप उन सब चीजों में भी आगे अपना करियर देख सकते हैं। दूसरा, बहुत क्विकली हम एक बार फिर से सीए कोर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। 3 एग्जाम्स होते हैं। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रहता है, लेकिन आप चाहें, आपको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है तो आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं। और अब आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसका भी यूज करके आगे अपनी पढ़ाई में उसकी मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल रहता है सीए फाउंडेशन का। आपने अपने 12th के एग्जाम्स दिए, उसके जस्ट बाद आप अपने सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। वो 4 पेपर क्लियर करने के बाद आप आपके सीए इंटर के लिए बैठते हैं, जो सीए फाउंडेशन से 9 महीने बाद, 8 से 9 महीने बाद सीए इंटर के लिए आप अपीयर कर सकते हैं। सीए इंटर में होते हैं आपके 6 पेपर। वो 6 पेपर क्लियर करने के बाद आपकी आर्टिकलशिप होती है 2 साल की। तो आर्टिकलशिप में आपको मिलता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लाइंट इंटरैक्शन, और असल में जो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो काम कैसे होता है और नया काम सीखने को मिलता है। अब ये 2 साल का जो काम रहता है वो आपको आपके सीए फाइनल में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सीए फाइनल आपका लास्ट स्टेज होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल।
में भी 6 पेपर होते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको सीए की डिग्री मिल जाती है। तीनों पेपर जो होते हैं वो साल में 3 बार होते हैं, मई, सितंबर और जनवरी में। तो आप जो आपका अटेम्प्ट अगर छूट गया हो या आप किसी तरीके से पास ना हो पाए हो, तो आप उतने मंथ्स के ड्यूरेशन में वापस अपीयर कर सकते हैं। जैसे हरजीत सर ने बताया, कोर्स की जो फीस है वो पूरे 4 साल के ड्यूरेशन में डिवाइड करें तो टोटल कुल मिला के 90,000 रुपए है अराउंड। बट सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2 साल की आप आर्टिकलशिप करते हैं उसमें आपको आपके सीए स्टाइपेंड देते हैं, एक अमाउंट रहता है, आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको पैसा मिलता है। तो वो 90,000 तो किसी ना किसी तरीके से वो स्टाइपेंड से ही रिकवर हो जाता है। फिर अगर आप कोई कोचिंग के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपका 3 से 4 लाख आप मानिए 4 साल की आपकी कोचिंग में निकल जाएगा। अब ये 4 साल में ये मान के कह रही हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है, हर लेवल अगर आपने पहले अटेम्प्ट में कर दिया है। पहले अटेम्प्ट में नहीं कर रहे हैं तो सीए फिर तो बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा, बहुत साल आप देते रहिए पेपर, कोई एज लिमिट नहीं है। पर हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे सारे पेपर्स क्लियर करें। और करेंटली इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से अगर देखें तो अभी जो सैलरी मिलती है, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो 12 से 14 लाख का आपका पैकेज लग जाता है। 70 से 75,000 आपको इन हैंड सैलरी आप कमाने लगेंगे पहली ही नौकरी से। और फिर धीरे धीरे ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि इतना रेप्यूटेड और इतना नॉलेजेबल कोर्स है, आपका जो हाइक रहता है, आपकी जो सालाना सैलरी बढ़ती है वो भी आपकी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी। सैलरी के साथ साथ आप चाहें तो आप दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। आप अपने आसपास वालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंसी दे सकते हैं, तो इससे भी आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी बने रहते हैं। आपको शेयर मार्केट का इतना नॉलेज हो सकता है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से एक इनकम सोर्स आ जाता है। तो आप खुद तो पैसा कमा ही रहे हैं, आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाने लगेगा। और इम्पोर्टेंस हम सीए कोर्स का बस सिर्फ इतनी सी चीज से जान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मेरी सिग्नेचर से ज्यादा जरूरी एक सीए की सिग्नेचर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रेप्यूटेड कोर्स है। पहले बार में बन गए तो 21 साल की उम्र में या ज्यादा से ज्यादा 22 साल के आप हो जाएंगे, आप एक सीए बन जाएंगे। और सोसाइटी में उसके बाद आपकी जो इज्जत, रिलेटिव्स के बीच जो इज्जत, हर जगह जो आपको जो मान सम्मान मिलता है उसकी मतलब आई थिंक इट इज वेरी इनकम्पेरेबल। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है। उसके आगे फिर आप जो भी कोर्स परस्यू करना चाहें तो वो तो है। सबसे जरूरी चीज, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, थोड़ा दोस्ती कम करनी पड़ेगी, आना जाना, बाहर घूमना फिरना, ये सब कम करना पड़ेगा। लेकिन वो 4 साल की मेहनत है। उसके बाद जब आप नौकरी करने लगते हैं, अपना साइड से कुछ शुरू करते हैं, उसके बाद तो सीए सिर्फ नेटवर्किंग और कनेक्शन के बीच में है कि आप खूब लोगों से मिलिए, बातें करिए, रिलेशंस बनाइए। तो 4 साल की तपस्या है और उसके बाद तो फिर सब बढ़िया ही है। तो और हाँ, क्योंकि मैं मैं पुलिस फैमिली से आती हूँ, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका सीए का बैकग्राउंड होना चाहिए या आपकी फैमिली में कोई सीए है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर फाइनेंस में, मनी मैटर्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ये कोर्स परस्यू करिए, बहुत रिवॉर्डिंग कोर्स है। और आगे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी और डिमांड कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो that's all from my side and we are open for questions, आप जो भी पूछना चाहें। थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ पे गाइडेंस दिया और ये बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने इतनी कम एज में सीए क्वालिफाई किया और आप अभी पीडब्ल्यूसी में वर्किंग भी है, तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। एंड सभी लर्निंग सेंटर्स को बताना चाहूंगी कि अंजलि के फादर भी अभी इस सेशन में ज्वाइन है, डीएसपी अजय सर भी ज्वाइन है। एक बार मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी आपके उद्बोधन के लिए। सर म्यूट, आपका माइक म्यूट है। मैं रिस्पेक्टेड डीआईजी सर को पहले तो धन्यवाद दूंगा सर कि मुझे अवसर दिया बोलने के लिए। और ये जैसे अभी एसपी श्री राजगढ़ सर ने भी और श्री
अजीत सर ने भी अपने उद्बोधन दिया है, तो काफी बिंदुओं पे मार्गदर्शन मिला है। और मेरा ऐसा सोचना है कि पुलिस विभाग अन्य शासकीय विभागों की तुलना में जिन परिस्थितियों में काम करता है, तो इसके सभी मतलब पुलिस परिवार के सभी बच्चों में वो क्षमता स्वाभाविक रूप से है कि वो अपनी हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो अगर निर्णय कर रहे हैं कि उनको कुछ करना है तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा अपना समय जो बताया है कि फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के लिए, अपने उस काम के लिए जो उस फील्ड कॉमर्स फील्ड को पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो करेंगे। और आत्मविश्वास बना के रखना पड़ेगा, कारण ये कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है। तो शुरू से ही अगर अपन मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है उसमें सफलता हासिल होती है। तो पुलिस परिवार के सभी जो बच्चे जो सुन रहे हैं, तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि अगर आपकी इसमें रुचि है तो निश्चित तौर पे आप में करने का मादा और विश्वास है, क्योंकि पुलिस विभाग वैसे ही कठिन परिस्थितियों में काम करता है अन्य शासकीय विभागों की तुलना में। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी अपने सभी लर्निंग सेंटर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू सीए या सीएस की प्रिपरेशन, तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं। पच्चीस बटालियन, 25 बटालियन भोपाल। जी नमस्कार मैम। जी आप हाँ मैम, मैं पूछना चाह रहा था इसकी लास्ट एज क्या है। बाकी मैम अंजनी मिश्रा मैम ने क्लियर कर दिया, वो लास्ट एज इसकी नहीं रखी। आपके यहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो सीएस की तैयारी कर रहे हैं? मैम अभी तो बड़े बच्चे ज़्यादा है, और साइंस और सीएस वगैरह में नहीं है, साइंस और मैथ वगैरह एनडीए वगैरह के बच्चे हैं अभी ज़्यादा मैम। ठीक। बाकी लर्निंग सेंटर्स में भी जो बच्चे हैं, अगर बच्चों को भी कोई डाउट्स पूछना है, आप निसंकोच यहाँ पूछ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। अंजनी जी, एक बच्चे का प्रश्न है कि सीए कितने साल का कोर्स होता है और एग्जाम कब होते हैं और इसके, अगर आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। अंजनी जी। सर वैसे स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए तो 3.5-4 साल का कोर्स रह गया है अभी, जो न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस करा है हमारे इंस्टीट्यूट ने। लेकिन ये है बेस्ट केस सिनेरियो, अगर आप हर एग्जाम पहली बार में ही निकाल दें। पहली बार में नहीं निकल रहा है तो फिर जब तक आप क्लियर नहीं करें 10 साल भी लग जाते हैं लोगों को। पर हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि पहली बार में निकले। तो 4 साल का कोर्स है और 21 से 22 साल की उम्र में आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे। थोड़ा सा। थैंक यू मैम, थैंक यू अंजनी जी। जी। और किसी बच्चे का प्रश्न है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे बीच हरजीत हसीजा जी हैं और अंजनी मिश्रा हैं, बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आप जो भी प्रश्न पूछेंगे दे विल डायरेक्टली एड्रेस द क्वेश्चन। सर पीडी इंदौर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर से मैं पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे आजकल जो बच्चे और पेरेंट्स में सर यही रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ज्यादा वो जाते हैं, है ना, जैसे मतलब नीट जेई इस तरह के फील्ड में वो ज्यादा जाना चाहते हैं। तो हम बच्चों या पेरेंट्स को कैसे गाइड करें कि कॉमर्स बैकग्राउंड भी एक अच्छा ऑप्शन है, सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे तो हम उनको किस तरह से मोटिवेट करें या हम उनको बताएं, अवेयर करें कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इधर भी जा सकते हैं। मैडम एक सिंपल सा रूल है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं, हमको पढ़ाया या सिखाया जाता है, जहां ज्यादा आपका टाइम और वैल्यू फॉर मनी है वो आप जा सकते हैं। टाइम और वैल्यू, मनी का टाइम और वैल्यू आपको देखना है तो आप जैसे पेरेंट्स को हम जैसे हम लोग कैरियर काउंसलिंग के सेशंस करते हैं, तो यही देखा जाता है कि एक
टाइम का और आपकी मनी का वैल्यू कहाँ ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी जेई और यूपीएससी और ये सब, सी एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग हैज डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ इंडिविजुअल, जी बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट है और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट है, कंट्री के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, या कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, तो बट मैं यही कहता हूँ वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चॉइसेस पे। अगर इन सब चीजें, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा लगता था, या मैं बोल सकता हूँ मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता था। मेरे को जानना होता है कि जब कंट्री का बजट आता है तो वो बजट क्या बोलता है, जी मेरे को जानना होता है कि जब एफएम मैडम स्पीच देती है तो क्या बोलती हैं, मेरे को जानना होता है कि जब आरबीआई गवर्नर बोलता है तो क्या होता है। तो ये सब में इंटरेस्ट होना, अगर ये इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द कॉमर्स बैकग्राउंड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द कोर्सेस ऑल्सो, नॉट जस्ट सीए एंड सीएस। एक और कोर्स होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिजाइन किया हुआ होता है, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए माने जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों आपने नहीं किया, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी एक अच्छा चॉइस है, जी। उसमें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उस कोर्स में भी हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। इट्स जस्ट अ चॉइस कि आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में जानना होता है तो आप बिल्कुल इन कोर्सेज में जा सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। अंजनी जी, एक बच्चे का प्रश्न है कि कितने समय की लगभग समय चाहिए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो कितना एक्सपेक्टेड टाइम है जो बच्चे को इसमें देना पड़ेगा सो एज टू क्लियर दिस एग्जाम, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी कि आप कितने घंटे दिन में पढ़ते थे? अक्सर बच्चों का प्रश्न रहता है कि वो इतना कर पाएंगे कि नहीं। जी सर, पहला लेवल तो जो सीए फाउंडेशन का रहता है वो आपकी 12th बोर्ड्स के बाद मानिए कम समय रहता है, 3 महीने का कुछ रहता है, लेकिन आपका जो 11th-12th का जो बेस बन जाता है कॉमर्स पढ़ते पढ़ते, तो और कुछ एडिशनल बिजनेस लॉ और इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत और वैल्यू एडिशन इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है तो वो पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले से आपकी 2 साल की तगड़ी तैयारी होनी चाहिए फिर ही आप, जैसे हम यूजुअली यूपीएससी के लिए कहते हैं कि पहले से पढ़ के बैठना है फिर पेपर देना है, साथ साथ में ही आपको पढ़ते रहना है। तो फाउंडेशन तो आपका 11th-12th के और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल आप पढ़िए, उससे आप 3 महीने तैयारी करिए, आप अपना फाउंडेशन दीजिए, फिर आपको 9 महीने का टाइम मिलता है अपनी इंटर की तैयारी करने का। अगर आप दिन के 10 घंटे भी बांध लीजिए कि आप अपनी 10 घंटे बैठेंगे जिसमें 8 घंटे आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो सकती है, तो 9 महीने के बाद आप इंटर के लिए, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, आप रेडी रहेंगे। अभी फाइनल में दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है 2 साल की, तो 8 घंटे आपको वहां काम करना है, उसके साथ आपको आपकी पढ़ाई मैनेज करनी है। मैं पर्सनली ऐसा करती थी कि मैं स्लॉट बांध लेती थी, 3 घंटे मैं ऑफिस जाने के पहले सुबह पढ़ा करती थी। आने के बाद आप मेंटली बहुत थक जाते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स के साथ आप कंफर्टेबल हो आप 2-2.5 घंटे उसको पढ़िए। फाइनल के एग्जाम के पहले आपको 3 महीने 6 महीने जैसी भी आपकी तैयारी है, आप अपने प्रिंसिपल से, जो हमारे हेड होते हैं जिनसे हम काम सीखते हैं, उनसे आप छुट्टी मांग लीजिए, और वो 6 महीने आपको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। 10-12 घंटे आपको हर दिन किसी ना किसी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप अपने टेस्ट दीजिए, आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तो ऑन एन एवरेज आप मानिए कि 4 साल अगर आप 8 घंटे अपना दे सके पढ़ाई को हर दिन, तो 4 साल में आप एक एक बार में अपना सारा लेवल निकाल सकते हैं। मेरी यही थी कि पढ़ना है हर दिन, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक दिन आपने पढ़ाई छोड़ी उसका आपको अगले दिन कवर अप करना पड़ता है, फिर वो पाइल अप होने लगता है बहुत ज्यादा, फिर आखिरी में टेंशन होने लगती है जब आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होता है। तो 8 घंटे हर दिन 4 साल, ये आप मानिए, और उसके बाद फिर लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी आगे।
थैंक यू अंजनी जी। हरजीत जी, एक प्रश्न है जो बच्चा पूछ रहा है कि सीए कोर्स के लिए हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं? सर, हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कि नहीं, सीए के लिए? सर 100% कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उनका ये पूछना क्या एक्स्ट्रा बिल्कुल। और एफर्ट्स क्या डालने पड़ेंगे? हिंदी मीडियम में एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता दूं, सिंस द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी हाई इन द इंडिया कंट्री, मैं आपको बता दूं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक एडेड अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप सीए बनने के बाद इंस्टीट्यूट के वैल्यूअर और एग्जामिनर भी बन सकते हो। ये एक एडिशनल इनकम होती है। तो हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलता हूँ। इंस्टीट्यूट में कई जगह हम लोगों को अभी बहुत सारे मेल्स आते हैं जहाँ पे हिंदी के इवेल्युएटर और हिंदी के पेपर रिकॉग्नाइजर नहीं मिलते हैं। तो ये एक बहुत आना ही चाहिए। हिंदी लैंग्वेज कोई बार नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर सीए कोर्स। थैंक यू सर। एक प्रश्न और है सर बच्चे का। हाँ, दिशा लर्निंग सेंटर राजगढ़, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर, हमारे 68 स्टूडेंट में से एकमात्र स्टूडेंट सीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके मामा जी भी सीए हैं। तो उनका ये पूछना है कि अभी मैं 12वीं अध्ययनरत हूँ, इसके पश्चात सीए की व्यवस्थित तैयारी करने के लिए मैं अभी से किस तरह तैयारी की रूपरेखा निश्चित करूं? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे? सर, हमारे यहाँ गीतेश शर्मा है और 12वीं अध्ययनरत है कॉमर्स से, और उनके मामा जी भी सीए हैं सर। तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मैं सीए की तैयारी अभी से करना चाहूं, तो सर इसकी रूपरेखा किस तरह से निश्चित करूं सर? किस तरह से अभी से तैयारी की रूपरेखा बनाई जाए? अभी तो आप फोकस करो, जो आप स्कूल्स में हैं तो स्कूल में फोकस करें, कॉलेज में है कॉलेज में फोकस करें। आपको फोकस करना है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जब आप इसके लिए रजिस्टर्ड होंगे। पहले रजिस्टर्ड होइए आराम से और देखिए क्या होता है। कोर्स का मटेरियल देखिए, मॉड्यूल देखिए, लोगों से बात कीजिए जो आपके सीनियर्स हैं। बहुत सारे जो फाउंडेशंस और आईपीसीसी स्टूडेंट्स देते हैं, उनसे बात कीजिए क्या कोर्स का लेवल है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्या आप में इतना क्या चीजें और हैं जो आपको डेवलप करनी है अपने आप में, उसको एनालाइज कीजिए। अभी तो जो आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वंस यू गेट रजिस्टर्ड, आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर आप इसको बातें कीजिए लोगों से। गूगल पे, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें इसके लेकर, बहुत सारा मटेरियल है। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज हैं अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग लोगों के, तो आप उनको देखिए। तो आराम से, आप इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जस्ट एक हमारे को लक्ष्य फोकस होना चाहिए कि हमको ये करना है, आप निकल जाओगे। इतना कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेनी। सर, कॉमर्स से इतर भी यदि कोई अन्य स्ट्रीम वाले जैसे साइंस है, मैथ्स, अगर ये लोग तैयारी करना चाहें तो सर इनके लिए तो अच्छी खासी परेशानी रहती होगी, कठिनाई रहती होगी। तो सर उनको कैसे, क्या तैयारी की तरफ मोड़े हम? सर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम क्लासेस करते थे सीए, पहले तो, अभी तो फाउंडेशन होता है, पहले सीपीटी होता था और आईपीसीसी फाइनल में। मेरे साथ जो मैं खैर कंप्यूटर विद आईटी हूँ। जो हमारे साथ बच्चे बैठते थे, मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। हमारे साथ जो बच्चे बैठते थे उनमें से 45% स्टूडेंट मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम के होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। 45%। कॉमर्स वाले तो जो होते हैं वो होते ही हैं, 45% स्टूडेंट अदर स्ट्रीम्स के होते हैं। तो ये कोर्स सिर्फ लिमिटेड कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको थोड़ी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज में? बाकी किसी चीज में नहीं, अकाउंट्स में। और ऐसा भी नहीं कि कोई एडिशनल मेहनत है। फाउंडेशन लेवल में आपको बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक स्टडी है फाउंडेशन लेवल में। आप पूरे कॉन्सेप्ट सीखते हो, आप पूरी सब चीजें एनालाइज करते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंप्यूटर स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही चीज है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बस आप समझ के चलो।
सर एक निवेदन और था सर, थोड़ा ICAI, ICSI और एवं सर CA एवं कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा के में क्या अंतर है, मूलभूत क्या अंतर है और इनकी तैयारी में क्या अंतर है सर? दोनों में थोड़ा विभिन्नता अगर प्रकट करें तो सर बड़ी कृपा होगी सर। देखिए, इसमें तीनों कोर्स जो हैं, मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड तो नहीं है, नहीं तो मैं बना के बताता आपको। तो तीन कोर्स होते हैं बेसिकली। हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग मिनिस्ट्रीज आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। फिर एक मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी के मामलों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री है। वो अलग अलग एंगल से वो अलग अलग चीजें करते हैं जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में डील करते हैं। उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में 3 इंस्टीट्यूट आते हैं। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट। 3 इंस्टीट्यूट आते हैं। तीनों के पैराडिग्म बहुत अलग है। तीनों की स्टडी मोर और लेस सेम है, बट पूरी सेम नहीं है, मोर और लेस सेम है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स सेम होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ये तीनों कोर्स को डिमार्केशन इसीलिए रखा गया है बिकॉज तीनों के काम अलग अलग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि किसी भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए ऑथराइज है। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनीज में कंप्लायंस के काम को लेकर ऑथराइज्ड है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये वो लोग होते हैं जो किसी ने अलग अलग कंपनी में कॉस्टिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड या मार्केटिंग अफेयर से रिलेटेड अलग अलग जो काम होते हैं वो काम करते हैं। तो बेसिकली तीनों का पढ़ाई का एंगल सेम ही है, बट काम अलग अलग है और तीनों के डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग है। मैं ये नहीं बोलता कि तीनों आप एक जैसे पढ़ोगे तो एक जैसे पास हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। आपको तीनों के डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा टफ माना जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेवल को थोड़ा सा टफ माना इसलिए जाता है क्योंकि रिजल्ट बहुत कम आता है। रिजल्ट इसके बहुत कम आते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है इस कोर्स में। धन्यवाद सर। अंजनी जी, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था और आपने उस पे कैसे आपने उस पे काम किया और क्लियर किया उस सब्जेक्ट को? सर मैं ना एक अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मैं बेसिकली मैं बहुत स्टूडियस चाइल्ड रही हूँ बचपन से, तो ऐसे किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हैं शुरू से। तो कभी कभार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो कहते हैं वो भी आपको ले डूबता है। मेरे साथ ये मेरे CA इंटर में हुआ था। तो CPT दिया था मैंने, तब मेरे टाइम पे भी CPT था, अभी CA फाउंडेशन आ गया। तो CPT हंसते खेलते निकल गया, पता नहीं चला। इंटर पे फिर मैंने सोचा उतनी मेहनत नहीं लगेगी, अभी तक जैसे 11th 12th सब देते आए हैं तो हो जाएगा। तो इंटर मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं निकला था। तो उसके बाद समझ आया कि नहीं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे लिए इंटर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा वो था, समझ नहीं आता था या फिर मुझे लगता था कि आसान है, आसान नहीं है, नया सब्जेक्ट है तो नए तरीके से अलग अप्रोच है। जैसे हरजीत सर ने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टीट्यूट कैसे कौन सा नया प्रश्न पूछ ले तो आप रट के तो नहीं जा सकते हो। इतना बड़ा ज्यादा इतना वास्ट कोर्स है कि रटना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने समझ लिया कि अच्छा हाँ ये मानिए ये खर्चा है, ये यहाँ पे क्यों आता है, ये इनकम है यहाँ पे क्यों आती है, तो जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी डेवलप हो जाती है। अब मेरे साथ ये हुआ कि सेकेंड अटेम्प्ट फिर मेरा इंटर निकल गया और जिस सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था वो सब्जेक्ट मेरा इंटर में भी और फाइनल में भी मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बन गया कॉस्ट। तो यही है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा, आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री टाइप नहीं है, CA बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है, बहुत वास्ट वो है।
हम यूजुअली आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आप जब एक इंसान सीए बन जाता है वो वीडियो डालता है तो उसकी हाइट जितनी बड़ी बुक्स का स्टैक लगा रहता है। इतनी ज्यादा किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं, इतना ज्यादा नॉलेज आपको रिटेन करके रखना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा तो यही था कि हर दिन पढ़ना है, कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। आप इसको ऑफिस से कितने भी थके आओ, बहुत जरूरी है तो ठीक है आप अपने को एक दिन का ब्रेक दे दो, जो चीज आपको करने में मजा आता है वो कर लो, माइंड रिलैक्स हो जाता है। बट वो ब्रेक एक दिन का होना चाहिए, फिर वो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते खींच रहे हैं हम। और कुछ क्वेश्चंस और थे। एक किसी ने पूछा था कि ग्रेजुएशन डिग्री मानी जाती है क्या, तो नहीं, आपको ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा क्योंकि सीए फाइनल में अगर आपको अपीयर करना है तो आपको अंडर ग्रेजुएट होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप सीए बन जाएंगे तो वो सीए डिग्री आपकी पीजी की डिग्री के बराबर मानी जाती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। सीए फाइनल की डिग्री आपकी पीजी की डिग्री मानी जाएगी, पर अंडर ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा सीए फाइनल में अपीयर करने के। ये चीज थी। एक और क्वेश्चन था एसीसीए को लेकर, तो एसीसीए के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट अगर हरजीत सर अपना उसके बारे में शेयर कर पाए। हरजीत सर सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए तब तक वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैम एक अंजनी जी, एक क्वेश्चन और है कि जो बहुत जनरल प्रश्न है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट मेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, हाउ कैन दे अवॉइड देम। तो ये एक प्रश्न को अगर आप एड्रेस कर पाए कि क्या जनरल जो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे इस प्रिपरेशन के दौरान करते हैं और हाउ कैन दे अवॉइड देम, लाइक दोज मिस्टेक्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ना यूजुअली हमारे सीए कोर्स में कहते हैं कि इंस्टीट्यूट जो मटेरियल देता है, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से जो किताबें रहती हैं वही आपकी गीता, कुरान, मतलब उसी की पूजा करनी है आपको। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चे इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस करें, इधर उधर से नई किताबें ढूंढकर उसमें से पढ़ना उसकी जरूरत नहीं है। आप इंस्टीट्यूट की किताबें हैं वही आपको राह दिखाएंगी, उसी राह पे आपको चल रहा है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, यूजुअली आजकल कोचिंग कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है, मैं ये नहीं कहती हूँ आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, लेकिन आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़िए, टाइम से घर आइए, घर पे अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करिए। यूजुअली ये होता है कि कोचिंग खत्म हुई, घूमने चले गए, कहीं खाने पीने चले गए, वो ना तब नहीं पता चलता है प्रिपरेशन के टाइम, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो वो टेंशन फिर बिल्डअप होने लगता है कि वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना था, यूटिलाइज कर लेते तो अभी इस सिचुएशन में होते। तीसरा, मैंने जो कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, हर दिन कुछ घंटे आपको पढ़ाई को देने ही है। चौथी चीज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि रटना नहीं है, अपना समझ के पढ़ना है। और बस जहाँ पे दिक्कत हो आपके टीचर्स रहेंगे और फेलो जो भी आपके साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, सीनियर्स हैं, आप उनसे हेल्प लेते रहिए। अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखिए, बाकी मेहनत करिए तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हरजीत जी, आपसे एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि ACCA बेटर देन ICAI एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ACCA। ACCA, पहले तो मैं बता दूं दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ACCA क्या है पहले हम वो समझते हैं। ACCA बेसिकली एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो कि आपको तब काम में आएगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अदर कंट्रीज। सर इंडिया में ACCA रिकॉग्नाइज नहीं है? नहीं, रिकॉग्नाइज है, पर ज्यादातर कंपनियां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रेफर करती हैं। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो करिकुलम है या इसके जो हम प्रोफेशनल्स हैं, ये इनका थिंकिंग और इनका आइडियोलॉजी और इनका जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ये थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है इंडिया में।
इन केस अगर आपको लगता है कि मेरे को इंडिया में नहीं करना काम, मेरे को चाइना जाना है, या मेरे को न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या यूके जाना है, तो वहां पे ACCA का रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से ज्यादा है। तो दोनों कोर्स अपने अलग अलग पैराडिग्म में है। अगर आप इंडिया में ही काम करना चाहते हैं, इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया में आप जॉब करना चाहते हैं, तो ICI इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, इन केस अगर आपको बाहर जाना है तो यू कैन गो विद द ACCA। बिल्कुल, वहां रिकॉग्निशन ACCA का ज्यादा है बाहर कंट्रीज में। पर हाँ, गल्फ नेशन जैसे दुबई, कतर, UAE, ओमान, जितने भी गल्फ नेशंस हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन ज्यादा है ACCA से। हसीजा जी, एक प्रश्न और है बच्चे का कि आपके सजेशंस क्या हैं कि जो एग्जाम के टाइम पे जो स्ट्रेस होता है या जो बर्नआउट होता है ड्यूरिंग लॉन्ग स्टडी आज, तो उस पे लाइक कैसे काम किया जा सकता है? सर, एक ही मोटिवेशन है, एग्जाम पास करना। उसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं होता चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करने आएगा कि पढ़ लो, या कोई भी आपको बोलने नहीं आएगा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और कोई आपको कहने नहीं आएगा कि क्या है साहब मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, एग्जाम पास करना। उसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि अगर वो नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा। उसके करियर के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। बेसिकली आप बहुत सारे लोग 11th-12th में होंगे, मैं इस फेज से, हम लोग सब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से गुजर चुके, तो हमको पता होता है सर कि व्हाट इज द एज ऑफ 20, 21, 22, 23 इयर्स। तो मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स 22 में क्लियर किया है, तो मुझे लगता था मैंने बहुत लेट क्लियर किया है, मैंने अभी 1-1.5 साल पहले क्लियर करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है करियर डेवलपमेंट के लिए। आपकी जो ये 19 से 22 वाली जो एज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको अपने आप को प्रूव भी करना है, प्लस आपको अपने पेरेंट्स को भी प्रूव करना है कि साहब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, एग्जाम पास करना। हाँ, स्ट्रेस लेवल होता है, अब भी क्या कर सकते हैं सर। अभी आप बताओ अब मेरे को कि मैं आपको बात बताऊं, आपको 1983 के सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी करने हैं, 2024 के हाई कोर्ट के केसेस भी करने हैं, इनकम टैक्स का आपको ऐसा प्रोविजन भी आना चाहिए जो बुक में नहीं लिखा, सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो इट इज बहुत ह्यूज कोर्स है, स्ट्रेस लेवल होता ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसको बस यही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता था कि मैं जब पढ़ाई करता था तो म्यूजिक सुन लेता था, और किताबें तो पढ़नी होती है तो म्यूजिक आप सुन सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि जाके मूवीज देख लें या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लें, ऐसा कुछ टाइम नहीं होता CA में। मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अंजनी जी, आपने कैसे स्ट्रेस मैनेज किया लाइक ड्यूरिंग लॉन्ग स्टडी आवर्स और जो बर्नआउट हो जाता था पढ़ के? सर, पहली चीज तो एक मैं बताना चाहूंगी, डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए मैंने अपना मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया था। और मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक तरीका था यूट्यूब वीडियोस देखना। तो पर्सनली मैं बताती हूँ, मैं जो एक, हमने बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वहां के, तो मैं जब भी ब्रेक लेती थी 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो उनका 10-15 मिनट का एक वीडियो लगा लेती थी, वो देखती थी। थोड़ा बहुत अपना रिलीजियस साइड भी, आपको, आप पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको एक एनर्जी मिलती है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता था। वो 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, वापस पढ़ने बैठ गए। आप चाहें तो थोड़ा वॉक पर चले जाइए। अभी मैं तो क्योंकि घर से ही तैयारी कर रही थी, तो मम्मी से बात कर लेना उनके सामने वो। और मेरा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका था कि बहुत स्ट्रेस हो गया तो थोड़ा डर लो, आप रो लो, आप अपना मन हल्का कर लो और आप वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो ये एक तरीका है। एक और क्वेश्चन था कि आप अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे, तो उसका तो सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट लिखना। कि जब आपका, मानिए एक सब्जेक्ट, आजकल आप टेस्ट सीरीज ही खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही लगानी हो। तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे दीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए। आपका जब पूरा मानिए एक पूरा सब्जेक्ट रेडी हो गया, तो आप फिर फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए।
उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी आपको फीडबैक मिलेगा, उससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हम इतना परफॉर्म कर रहे हैं और इन एरियाज में हमको और मेहनत करनी है। तो टेस्ट बेस्ट आपका प्रोग्रेस बताता है। आप चाहें तो आप अपने जो फेलो आपके जो साथी जो है, आपके जो फ्रेंड्स तैयार कर रहे हैं, उनके साथ भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो पता रहेगा हमें वो प्रोग्रेस ट्रैक करने में वो चीज हेल्प करेगी। हाँ, अंजनी जी, एक प्रश्न और है बच्चे का कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करें, क्योंकि देखा गया अक्सर बच्चे कोचिंग जाते हैं, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं और फिर दूसरी और भी एक्टिविटीज हैं जो वो करते हैं, तो साथ साथ इन सारे एक्टिविटीज को वो कैसे अलाइन करें अपने प्रिपरेशन में ताकि वो अच्छा रिजल्ट लेके आ पाए। सर, जो सोशल लाइफ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको वो सीए की प्रिपरेशन के टाइम आपको सोशल लाइफ थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आप चाहे अगर आप खुद ऐसे सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो आप बच्चे एक टाइम टेबल बना ले या खुद को टारगेट दे दें, 2 दिन का, 3 दिन का, या वीकली टारगेट बना लें कि इतने दिनों में इतना पोर्शन हमें कंप्लीट करना है, फिर हम टेस्ट लिख देंगे। तो एक तो ये हो गया, टारगेट सिस्टम हो गया। आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो थोड़ा ऑर्गेनाइज आप इस वे में हो जाते हो, क्योंकि वहां पे वो लोग फिर आपको टाइम टेबल दे देते हैं कि इस दिन हम ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि जब आप सीए कोर्स ज्वाइन करें ना, तो आपको इंस्टीट्यूट के ही हिसाब से चलना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट भी कभी कभार कुछ फंक्शंस करता है, जैसे हमारे यहाँ सिकासा है जो सेंट्रल रीजन है, तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और डिबेट कंपटीशन हो गया, पोएम कंपटीशन हो गया, न्यू ईयर के टाइम फेस्ट होता है, सीए कॉन्फ्रेंस होता है। तो 1-2 दिन निकालिए, उसमें जाइए, दोस्तों से मिलिए, अपना मन हल्का करिए। बट वैसे तो मैं कहूंगी कि दोस्ती वोस्ती आप थोड़ा अवॉइड करिए। वो 4 साल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, घूमना फिरना और बाहर जाना, 4 साल अपना ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को दीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड, मेरे लिए टाइम टेबल काम नहीं करता था, मैं पढ़ने बैठती थी तो फिर वो घंटे खिंची जाते थे। और जब आप बहुत ज्यादा बोर हो गए हो, तो जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता हो, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े आपको, आप वो पढ़िए। और जब आपका माइंड फ्रेश हो, तो जो मुश्किल लग रहा हो उस चीज को उठा लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो वो अपने आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे। यही सेम क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि हरजीत जी आप एड्रेस करें कि कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। सर, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज, सिंस आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स लिखते हैं तो एक तो प्रेशर है, देता ही है, और आपको टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा उसका, और कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू स्टिक टू योर टाइम टेबल। आपको कितनी देर खाना खाने को बैठना है, कितनी देर बाहर घूमने को बैठना है, कितनी देर आपको पढ़ाई को देना है, कितनी देर आपको अदर एक्टिविटीज को देना है, ये आपको टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, फाउंडेशन में जाते हैं, आईपीसीसी में जाते हैं, अपने पियर्स को देखते हैं, जो अपने कलीग्स हैं उनको देखते हैं, तो बच्चा खुद ही खुद सेल्फ डेवलप हो जाता है। उसको समझ में आता है कि साहब मेरे को तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, को एग्जिस्टेंस प्रोसेस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप सीखते चले जाते हो। तो और फाइनल आते आते एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो रहता है वो खुद में एक प्रोफेशनल बन जाता है। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा इतना अपना माइंडसेट उसका इतना ग्रूम हो जाता है, आप उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि साहब मेरे को कितनी देर पढ़ने का है, कितनी देर खेलने का है, कितनी देर बाहर घूमने का है, उसको सब पता होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इस कोर्स में, आपको डेवलपमेंट होता जाता है। प्लस मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर। तो ये एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड फीचर है। आप समझिए कि 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जब आप आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, 20 साल 21 साल की उम्र में आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठ के
रिपोर्ट डिस्कस करते हो, सिर्फ 21 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट सीईओ सीएफओ के साथ बैठ के रिपोर्ट डिस्कस करते हो। 21 साल की उम्र में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके और जीएसटी डिपार्टमेंट जाके केस को आप रिप्रेजेंट करते हो। तो माइंडसेट चेंज हो जाता है जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे चलते हैं। आप एक मैच्योर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप बच्चा आगे बढ़ता है वो अपना उसको पता होता है कि क्या मेरे को करना है। हरजीत जी एंड अंजनी जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी दिशा की टीम की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, हमारे दिशा के स्टूडेंट्स की तरफ से। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के डाउट्स एड्रेस किए और प्रोएक्टिवली बच्चों को अपने पंच में गाइड करने की कोशिश की, जो कि बहुत सराहनीय है। और आप लोगों के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और आगे भी अगर किसी बच्चे का सीए या सीएस या कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो हम आपको कनेक्ट करेंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे। और ये जो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जितने भी सेशंस हम करते हैं बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें या स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करें। तो आप ये बात जान लें कि किसी भी चीज की अगर हम तैयारी करते हैं तो तैयारी में तो स्ट्रेस होता ही है, लेकिन हम सिलेक्ट होने के बाद या उस चीज को अचीव करने के बाद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ये आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी थोड़े स्ट्रेसफुल और बड़े रहेंगे। तो आपकी लाइफ चैलेंजिंग रहेगी, तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसा तरीका होना चाहिए, आपकी एक हॉबी होनी चाहिए जिसको आप परस्यू करें और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप काम करना चालू करें। तो आपको ये प्रिपरेशन के दौरान भी और आगे अपने करियर में भी बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। सो थैंक यू सो मच सभी को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू आज के सेशन को सुनने के लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से डाउट्स अपने पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.